क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेप मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी डिस्कस किया था, जहाँ मैंने बोला था अगर लैंड बहुत ही ज़्यादा इनफर्टाइल है तो जब हम प्लो करते हैं, खोदते हैं, तो उस टाइम भी कुछ मैन्योर ऐड कर देते हैं जो सॉइल की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। बट डिटेल में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले जानते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर होते क्या है। सब्सटेंस एडेड टू फील्ड टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, मैन्योर कुछ ऐसा दिखता है एंड फर्टिलाइज़र कुछ ऐसा दिखता है। ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब उसमें कितने अच्छे से, मतलब अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर मैं बोलूँ, क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो इंक्रीज़ करता है। तो वी हैव टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन ऑर्डर टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट। ऑल राइट। इन ऑर्डर टू ग्रो प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब प्लांट ग्रो करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स को लेता है सॉइल से। अगर आप एक ही क्रॉप को बार बार एक ही लैंड में ग्रो कर रहे हो तो फिर क्या होगा, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उस लैंड से कम हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप एक ही क्रॉप को बार बार उगा रहे हो तो जो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप को चाहिए उसकी कमी हो जाएगी। इट टेक्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और क्या होगा, जो बाद की क्रॉप्स होंगे जो आप अगले साल या उससे अगले साल उगा रहे हो, उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में आए। तो एक नॉर्मल तरीका तो ये है कि आप उसे अनकल्टिवेटेड रहने दो, मतलब आप कुछ मत उगाओ उसमें। अब इससे नुकसान ये है कि अगर जिसका ऑक्यूपेशन ही फार्मिंग है, वो तो अनकल्टिवेटेड रहकर नहीं रह सकता, उसका तो नुकसान हो जाएगा, उसे कॉन्टिन्यूसली फसलें उगानी है। तो दूसरा तरीका यहाँ पर आ जाता है, वो है ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ टाइम ज़मीन को नॉ छोड़ देते हो, अनकल्टिवेटेड रहने देते हो, तो भी उसमें वापस रिप्लेनिश हो जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर ऑलरेडी काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवॉर्म रहते हैं जो ये काम करते हैं। वो ह्यूमस जैसी चीज़ें ऐड करते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। बट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र कैसे हेल्प करते हैं प्लांट ग्रो करने में और क्या इफ़ेक्ट होता है। स्टार्ट करने से पहले आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे 3 प्लांट्स हैं और इसमें मैंने सी के अंदर कुछ भी नहीं डाला, बी में फर्टिलाइज़र डाला और ए में मैन्योर डाला। तो यू कैन सी कि फर्टिलाइज़र में ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मैन्योर में फर्टिलाइज़र से कम है, बट जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला उसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो फार्मर्स अच्छी ग्रोथ के लिए ही मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, ये आपको इस एक्टिविटी से पता चल गया होगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। पहले मैन्योर के बारे में पढ़ते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये आप कोई फैक्ट्री वगैरह में नहीं बनाते, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये हमें मिलता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज होने दो, उन्हें उसे सड़ने दो, उसके बाद वट एवर वी गेट इट इज़ वेरी वेरी फर्टाइल फॉर द लैंड, मतलब वो बहुत ही अच्छी होगी सॉइल के लिए। एग्जाम्पल काउ डंग हो गया, ड्राई लीव्स हो गई, इसको आप डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दो, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो है। तो ये बहुत ही अच्छा मैन्योर बनाते हैं। मैन्योर बनाने का प्रोसीजर क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पुट प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन दी ओपन पिट। एक ओपन पिट में आप इन्हें डाल दीजिए और इसे डिकम्पोज होने दीजिए। सिंपल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अपने आप काम करेंगे, उसे डिकम्पोज करने में, उसे ब्रेक करने में। वैसे डिकम्पोजिशन में होता क्या है, एक्चुअली इनके मॉलिक्यूल्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको वो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। अब ये इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं कि ये जो सॉइल है इसे एब्जॉर्ब कर पाए, प्लांट इन्हें एब्जॉर्ब कर पाए अपने अंदर, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल दे कैन नॉट टेक। तो दैट्स वाई डिकम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में, और इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाता है। एडिंग मैन्योर
को ही मैन्योरिंग बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ मैन्योरिंग, इट्स जस्ट एडिंग मैन्योर टू द फील्ड। मैन्योर के फ़ायदे क्या हैं? इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर ये इम्प्रूव करती है। मतलब सॉइल कितने न्यूट्रिएंट्स होल्ड कर सकती है, ये सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करता है। तो ये सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करती है। सॉइल को ये पोरस बनाती है। पोरस होने की वजह से सॉइल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी होगी, तो जो रूट्स है वो हेल्दीली आपकी रेस्पिरेशन कर सकती है। तो पोरस सॉइल बनाती है ये। इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, एज इट इज़ टोटली ऑर्गेनिक, तो माइक्रोब्स की संख्या जो है वो सॉइल में इंक्रीज होती है। और हमें पता है कि माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म तो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। ये पानी की रिटेंशन कैपेसिटी भी इम्प्रूव करती है सॉइल में, तो सॉइल ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। और ये सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट से इनरिच करती है। ये सारे मैन्योर के बेनिफिट्स हैं। बट फर्टिलाइज़र्स का क्या फ़ायदा है? और इनफैक्ट फर्टिलाइज़र्स काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। अगर मैं बोलूँ कि मेन स्ट्रीम जो बहुत बड़े फार्म्स होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी यूज़ होता है। एक फ़न फैक्ट, अगर कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं या ऑर्गेनिक फ्रूट्स बोलते हैं तो उसमें मैन्योर का ही यूज़ होता है। दे यूज़ वेरी लेस और ऑलमोस्ट नो फर्टिलाइज़र इन इट। बट फर्टिलाइज़र फिर भी मेन स्ट्रीम फार्मिंग में काफ़ी यूज़ होता है। बिकॉज फर्टिलाइज़र्स से आपने एग्जाम्पल में देखा ही था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ग्रोथ फसलों की काफ़ी अच्छी होती है, प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और फर्टिलाइज़र के बारे में चलो देखते हैं। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होता है। रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, एक न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होता है बिकॉज हम इसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम चाहिए उन्हें उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर फ्यू। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड एनपीके तो काफ़ी फेमस है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो ये एनपीके नाम इसके इसी से आया है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का। अब आप बोल रहे हो कि पोटेशियम है, एनपीपी क्यों नहीं है? बिकॉज पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। आप आगे क्लासेस में देखोगे कि पोटेशियम के एटम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई इट गिव्स बेटर रिजल्ट देन मैन्योर। वी ऑलरेडी नो, हमने एक्टिविटी देख ली है कि इसका जो रिजल्ट होता है वो मैन्योर से बेटर होता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हम मैन्योर के पीछे क्यों पड़े हैं? मैन्योर का फिर क्या ही फ़ायदा जब फर्टिलाइज़र हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है? तो प्रॉब्लम इसकी ये है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ इट कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल। ये सॉइल को लेस फर्टाइल कर देती है अगर आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करो तो। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यस। अब क्या है कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो और नहरों का यूज़ करते हो, पानी का यूज़ करते हो, कहीं न कहीं ये अंडरग्राउंड वाटर या फिर यही फर्टिलाइज़र नदियों तक चले जाता है और इससे पानी पॉल्यूट होता है और फिर एक्वेटिक एनिमल्स को भी इन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाटर पॉल्यूशन भी कॉज़ करता है और इसकी एक्सेसिव यूज़ सॉइल को लेस फर्टाइल भी बनाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो एक सॉल्यूशन जो फार्मर कर सकते हैं, जो यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र और जिन्हें बहुत बड़ी मात्रा में जो है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है, कि बीच का जो टाइम होता है जब वो लेट्स से जब फसलें काटते हैं, उस टाइम बीच में जब फील्ड उनकी खाली रहती है तो उन्हें मैन्योर से इनरिच कर देना चाहिए, या फिर आप अगेन फील्ड को अनकल्टिवेटेड रहने दे सकते हैं। बिकॉज फील्ड की ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अपने आप को खुद रिप्लेनिश कर देती है। बट लेट्स से यू डोंट हैव मच टाइम, देन एटलीस्ट पुट मैन्योर देयर। तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत तो होती है, इसे आप कंप्लीटली नेगलेक्ट मत करिए, वरना जो आपके खेत हैं वो बिल्कुल ड्राई डाउन हो जाएंगे, सूख जाएंगे और उनकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी और फिर फ्यूचर में आप कोई भी क्रॉप नहीं उगा पाओगे। तो इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन है कि आप आइडल टाइम में मैन्योर का यूज़ करें या फिर उसे अनकल्टिवेटेड रहने दें काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। नाउ वन मोर मेथड इज़ देयर विच इज़ क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? इसमें होता यह है कि आप एक बारी एक तरीके के क्रॉप लगाते हो, दूसरी बारी दूसरे तरीके के क्रॉप लगाते हो। तो इससे क्या होता है कि जब मैं ये वाले क्रॉप लगाऊंगा तो ये कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही लेगा, और जब मैं दूसरा क्रॉप लगाऊंगा तो ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स लेगा।
तो जो न्यूट्रिएंट 1 है उसे रिप्लेनिश होने का ऑटोमेटिकली टाइम मिल जाएगा, बिकॉज ये वाली जो क्रॉप्स हैं, यस वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों सेम न्यूट्रिएंट्स ना ले रहे हो, दोनों क्रॉप्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। तो जब ये उग रहा होगा तो इसके न्यूट्रिएंट्स अपने आप रिप्लेनिश हो जाएंगे, सॉइल में इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर जब मैं ये वाला कर रहा हूँ तो इसके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में इनरिच हो जाएंगे, रिप्लेनिश हो जाएंगे। तो एक बार इसे पढ़ते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल, सॉइल को रिप्लेनिश करने का ये एक और मेथड है। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली, अलग अलग क्रॉप्स को आप ऑल्टरनेटिव टाइम में उगाओ, कि जैसे 6 महीने ये 6 महीने दूसरी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि दोनों क्रॉप्स कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स को ले रही है। लाइक वन एग्जांपल आई कैन गिव यू, लेग्यूम्स एंड पैडी, जो कि पैडी इवेंचुअली जाकर राइस ही बनती है पूरा प्रोसेस होने के बाद। बट एक टाइम पे आप लेग्यूम्स लगाओ, एक टाइम पे आप राइस लगाओ, इसका क्या फ़ायदा है? तो लेग्यूम्स आर ग्रोन इन वन सीजन, राइस ऑन अनदर, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया क्रॉप रोटेशन का। लेग्यूम्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया, आपने ये पढ़ा होगा, जो लेग्यूम्स का प्लांट होता है उसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर सॉइल में फिक्स कर देता है। तो बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट लगाने के बाद सॉइल जो होती है नाइट्रोजन से इनरिच हो जाती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी पैडी प्लांट के लिए बाद में। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन किया जा सकता है यूजिंग लेग्यूम एंड पैडी, या फिर राइस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इंडिविजुअली वी हैव स्टडीड, बट अब हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। पहला, फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मैन मेड है। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यू। एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कैटल डंग या फिर प्लांट रेजिड्यू से बनता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्योर आप ओपन फील्ड कहीं भी बना सकते हो, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस के बारे में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में डिस्कस किया था फर्स्ट वाले पार्ट में। तो ह्यूमस होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि वेस्ट से बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से, और ये सॉइल की क्वालिटी के लिए, सॉइल के टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा होता है। फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक होता है, इस वजह से ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर पाता सॉइल को, तो ये ह्यूमस का फ़ायदा फर्टिलाइज़र यूज़ करके नहीं मिलता है। बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, तो मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र का जो फ़ायदा है वो है कि न्यूट्रिएंट्स में तो ये जीत जाता है मैन्योर से, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बड़ी अधिक मात्रा में होता है, इनफैक्ट मैन्योर से भी ज़्यादा। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो बात न्यूट्रिएंट्स की आए तो मैन्योर में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जितने फर्टिलाइज़र में होते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं मैन्योर से, बट ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना सॉइल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट मैन्योर को यू कैन यूज़ एज मच एज यू वांट, सॉइल की हेल्थ पे कोई खतरा नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब नेक्स्ट में हम इरिगेशन पढ़ेंगे।